नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर में। जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे टैक्सेबल होगा, आज हम उस विषय पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हो और आपने बैंक से लोन लिया था उसके ऊपर में, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी उसको जानेंगे। लेट आउट प्रॉपर्टी, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी उसको हम जानेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा हम उसको जानेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर कितना का छूट मिलेगा हम वो जानेंगे। लेट आउट प्रॉपर्टी पर कितना का छूट मिलेगा हम वो जानेंगे। आपको यदि एरिया रेंट मिलता है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी हम उसको जानेंगे। कंपोजिट रेंट के ऊपर में टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा हम वो जानेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट 80EE और 80EE का मिलता है हम उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए। ये वीडियो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। देखिए, तो बिना अधिक समय लिए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि इनकम टैक्स में सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबिलिटी सेक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपके पास एक घर है, या तो आप उस घर में रहते हो या आपने उस घर को भाड़ा पर दे के रखा है। तो यदि आप उस घर में खुद रहते हो तो ऐसा प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और आपने यदि उसको भाड़ा में दे के रखा है तो हम उसको कहते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका एनुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको कंसेप्ट कहा। अब हाउस प्रॉपर्टी कब टैक्सेबल होगा? दो कंडीशन है। पहला क्या है? एसएससी शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो एसएससी है, प्रॉपर्टी का ऑनर आप होना चाहिए। और घर के, यदि आपका घर है तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा, और घर के साथ जुड़ा हुआ यदि कोई जमीन है तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा। समझ गए? तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, यदि आप सब लेटिंग करते हो, आप किसी रूम में भाड़े पर रहते हो और आपने किसी और को भाड़ा पर ले लिया, तो ये जो सब लेटिंग है वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं हो। समझ में आया? ठीक है। वैसे ही जो वैकेंट लैंड है ये भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आएगा। तो जो सब लेटिंग का इनकम है या जो वैकेंट लैंड का इनकम है, ये आइदर आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा या हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाएंगे। अब मैंने क्या कहा था, प्रॉपर्टी आपके दो तरह के हो गए। एक आपका हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक आपका हो गया लेट आउट। प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होता है वो आपका टैक्सेबल होता है। एनुअल वैल्यू क्या होता है मैं उस किताब में नहीं जाऊंगा जिसमें फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, मैं उसमें नहीं जाता हूं। नॉर्मल सिंपल शब्दों में समझिए कि प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू हुआ जो आपको रेंट मिला, उसे हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट केस आपको बोलना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट केस था 2014 साल का, सचिन आर तेंदुलकर वर्सेस बॉम्बे डीसीआईटी या सीआईटी का केस है। उसमें यह कहा गया था, सचिन जी का जो अपना घर था वो पूरा होल ईयर वैकेंट था। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि इसका एनुअल वैल्यू तो है, वैकेंट नहीं लगा तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी आपने भाड़े पर नहीं दिया, बट इसका एनुअल वैल्यू तो है, और ये जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा। तेंदुलकर सर कोर्ट में गए और कोर्ट का ये फैसला हुआ कि सिंस प्रॉपर्टी होल ईयर वैकेंट है इसीलिए इसका एनुअल वैल्यू 0 हुआ। तो हम लोग इन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें रेंट मिलता है वही हमारा एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी माना जाता है। ठीक है। तो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी किसका होगा? जो आपने भाड़े पर दिया है, जिसमें आप खुद रहते हो, उसका तो एनुअल वैल्यू 0 हो गया। समझ गए? देखिए, अब मैंने क्या कहा था, प्रॉपर्टी दो तरह के हो गए, लेट आउट हो गया और सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया।
पहले देखते हैं कि जो आपने भाड़ा पर दिया उसका क्या होगा। जो प्रॉपर्टी को आपने भाड़ा पर दिया उसे हम कहते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। जो सारे साल आपको भाड़ा मिला है उस टोटल रेंट को हम कहेंगे एक्चुअल एनुअल वैल्यू, एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं उसको। ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया जो आपको प्रॉपर्टी मिला है। इसमें से आप क्या कम कीजिएगा, इसमें से आपका म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर। यदि म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे किया है तब लेस नहीं होगा, क्योंकि आपने तो खर्च ही नहीं किया, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो। तो आप किस चीज का क्लेम करोगे, जो आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया था। तो आपका घर है, आपको भाड़ा मिल रहा है और उसके ऊपर जो आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया उसको लेस करने पर जो आपका नेट आएगा उसे हम कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू। देखिए बोर्ड पर आपको मैं बता रहा हूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स इज नेट एनुअल वैल्यू। अब क्या होता है, नेट एनुअल वैल्यू में आपको डिडक्शन मिलेगा 24A का और 24B का। 24A क्या कहता है, जो भी आपका नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% आपको छूट मिल जाएगा। जो भी आपका नेट एनुअल वैल्यू है उसके 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है। 24A में आपको 30% आपको छूट मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए आपका नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख रुपया का है और 30% क्या हो गया, 30,000 लेस हो गया, कितना बच गया, 70,000। अब क्या होगा, 24B सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, ये क्या कहता है, ये कहता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो आपने लोन लिया था प्रॉपर्टी को बाई करने के लिए उस इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। समझ गए, उस इंटरेस्ट का छूट मिलेगा जो आपने कैपिटल लिया था प्रॉपर्टी को बाई करने के लिए, बैंक से लोन लिया था, उसका आपको छूट मिलेगा। तो अब इसकी कोई लिमिट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कोई लिमिट है। लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा वो पूरा छूट मिल जाएगा। समझ गए, जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा वो पूरा छूट मिलेगा। सपोज मेरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3 लाख रुपीज का, तो मुझे 3 लाख रुपीज का पूरा छूट मिल जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा नेट एनुअल वैल्यू से आपने 30% लेस कर दिया 24A में, उसके बाद 24B में जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता है उसको आपने लेस कर दिया। जो आपका आंसर आया वो आपका हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो मैंने ये कहा था अभी मैं ओल्ड रिजिम के हिसाब से कह रहा हूं। अभी पहले मैं पूरा ओल्ड रिजिम के हिसाब से बोलूंगा, बाद में फिर न्यू रिजिम में आऊंगा। तो ये कंप्यूटेशन हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी का। अब देखते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो 0 होगा। ऐसा मानना है कि आप उस घर में रह रहे हो तो गवर्नमेंट को आप म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे, इसलिए म्युनिसिपल टैक्स का लेस नहीं मिलता है। तो क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0, लेस म्युनिसिपल टैक्स तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 0 होता है। नेट एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 0 होता है। समझ गए। अब क्या होगा, सिंस ये नेट एनुअल वैल्यू 0 है तो 24A मिलने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू होता है और नेट एनुअल वैल्यू आपका 0 है, इसलिए वो आपको नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, 24B में जो आपने बैंक से लोन लिया था घर को बनाने के लिए वो आपको 24B में छूट मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो छूट मिलता है उसका एक लिमिट है। लिमिट क्या है, आइदर आपको 2 लाख का छूट मिलेगा या 30,000 का छूट मिलेगा। आपने यदि लोन लिया था प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, तब आपको छूट मिलेगा 2 लाख रुपीज का। कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लोन आपका 1499 के बाद लेना चाहिए, प्रॉपर्टी विद इन 5 ईयर्स के अंदर में कंप्लीट होना चाहिए। आपने जब लोन लिया था उस फ्रॉम द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन 5 ईयर माने क्या हो गया, आपको कब छूट मिलेगा, जब प्रॉपर्टी शुड बी कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which loan was borrowed for the purpose of acquisition or construction of the property। समझ गए। तो ये आपको छूट मिलेगा यदि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो ना, तो आपने जो लोन लिया था उसके ऊपर आपको छूट मिलेगा 2 लाख रुपीज का। उसके ऊपर आपको छूट मिलेगा 2 लाख रुपीज का। सपोज कीजिए इन द मीन टाइम आपने रिपेयर्स के लिए भी एक लोन ले लिया था,
घर में कोई टूट फूट गया था, रिनोवेशन करना था, आपने रिनोवेशन के लिए लोन लिया, तो आपने यदि रिनोवेशन के लिए लोन लिया है तो आपको छूट मिलेगा 30,000 रुपीज का। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 24B में कितना का छूट मिल सकता है? 2,30,000 का। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो ओल्ड रिजिम के हिसाब से बात कर रहे हैं। बट रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया था, जो आपका लॉस होगा, जो आपका प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा, आइदर वो लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, जो भी आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा वो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज होगा, जो अदर इनकम से एडजस्ट होगा। सपोज कीजिए मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था और मेरा लॉस 2,30,000 का हो गया। 30,000 मैंने रिपेयर्स के लिए और 2 लाख मैंने नॉर्मल के लिए, तो 2,30,000 में से 2 लाख रुपीज का लॉस होगा, वो एडजस्ट होगा अदर हेड्स ऑफ इनकम से, यदि अदर हेड ऑफ इनकम अवेलेबल होंगे तो, और रिमेनिंग जो 30,000 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। इन केस ऑफ लेट आउट, सपोज कीजिए आपका टोटल 10 लाख रुपीज का नेट एनुअल वैल्यू था, 30,000 लेस कर दिए, 7 लाख रुपीज, 30,000 3 लाख रुपीज आपने लेस कर दिया, और आपका जो बैंक लोन था वो 15 लाख रुपीज का था, तो कितना हो गया? 10 लाख माइनस में 3 लाख, 7 लाख, 7 लाख माइनस में 15 लाख, कितना हो गया बताइए? तो 7 में से 15 लाख को लेस किए तो आपका आ गया 8 लाख रुपीज। तो 8 लाख रुपीज का लॉस है, लेकिन इस ईयर कितना लॉस एडजस्ट होगा? इस ईयर सिर्फ 2 लाख रुपए का लॉस एडजस्ट होगा। गौर से समझिएगा, इस ईयर का जो लॉस एडजस्ट होगा, लॉस मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है अदर हेड्स ऑफ इनकम से, वो ओनली 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए का लॉस आपको एडजस्ट होगा, 2 लाख रुपीज का लॉस आपको एडजस्ट होगा, और रिमेनिंग जो 8 लाख में से 2 लाख का एडजस्ट हो गया, और रिमेनिंग जो 6 लाख बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। 8 साल तक में कभी भी आप उस लॉस को एडजस्ट कर पाएंगे। ये कहानी पूरी ओल्ड रिजिम की थी। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 24B में 2,30,000 मिलेगा, बट लॉस कितना एडजस्ट होगा? 2 लाख ही साल एडजस्ट हो पाएगा, और रिमेनिंग जो लॉसेस है जितना एडजस्ट हुआ उतना एडजस्ट हुआ, बाकी जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर 8 ईयर्स। लेट आउट में क्या होता है? कोई लिमिट नहीं है, कितना भी 24B में इंटरेस्ट लोन का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना आपका इंटरेस्ट लोन हो सकता है, बट जो मैक्सिमम लॉस होगा, जो सेटअप होगा अदर हेड्स ऑफ इनकम से, वो 2 लाख रुपीज ही है, और बाकी जो लॉसेस हैं वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। तो ये हम लोग ओल्ड रिजिम में थे। अच्छा, एक बात और, ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वो मेरे पास कितने प्रॉपर्टी ऐसे हो सकते हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे? मेरे पास कितने ऐसे प्रॉपर्टी हो सकते हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे? काइंडली आप कमेंट में बताइएगा। अभी के दिन में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी ऐसे हो सकते हैं जो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे, मतलब 2 प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू आपका 0 हो सकता है, आप यदि चाहो तो, ऑन योर ऑप्शन, यदि आपका यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो, यदि आपने उसे भाड़ा नहीं दिया है तो। समझ गए? तो आज के दिन में 2 प्रॉपर्टी ऐसे होंगे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने ओल्ड रिजिम की बातें की। अब आते हैं न्यू रिजिम में। न्यू रिजिम में क्या होता है? न्यू रिजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर कोई छूट नहीं मिलता है। न्यू रिजिम में देयर इज नो डिडक्शन। वैसे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर ओनली सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलता है, और न्यू रिजिम में देयर इज नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 24B। 24B का कोई छूट नहीं मिलेगा। समझ गए? मतलब आपने यदि लोन लिया था और उस घर में खुद ही रहते हो, और आपने यदि न्यू रिजीम ऑप्ट किया है, तो जो भी आपका लॉस होगा वो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जो लेट आउट होता है, लेट आउट में क्या है? कोई जो आपका ओल्ड रिजीम में था वही सेम न्यू रिजीम में है। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं, सभी का सभी आपको छूट मिलता है, बट एक कंडीशन है। एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? न्यू रिजिम में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कैरी फॉरवर्ड होता है, नहीं अदर इनकम से एडजस्ट होता है, नहीं सेटअप होता है, वो लैप्स हो जाता है। सपोज कीजिए, जो मेरा पहले का एग्जांपल था कि आपका टोटल आपको 8 लाख रुपीज का लॉस आ रहा था अंडर लेट आउट प्रॉपर्टी में।
8 लाख रुपया का आपका लॉस है लेट आउट प्रॉपर्टी में अंडर ओल्ड रिजिम। तो ओल्ड रिजिम में क्या होता, 2 लाख रुपया उस साल एडजस्ट होता और 6 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड होता फॉर 8 ईयर्स। बट न्यू रिजिम में क्या होगा, न्यू रिजिम में आपका 8 लाख रुपए का लॉस है वो पूरा लैप्स हो जाएगा, नहीं 2 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा और नहीं आपका नहीं 2 लाख इस साल एडजस्ट होगा और नहीं बाकी कैरी फॉरवर्ड होगा। न्यू रिजिम में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो होता है, वो लैप्स हो जाती है। यदि कुछ इनकम है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा बट लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम, कि न्यू रिजीम में क्या क्या है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, मैंने आपको शायद बताया था कि वैकेंट लैंड के ऊपर में ये आता है। अच्छा, एक क्या होता है कि मान लीजिए आप बिल्डर हो, डीएलएफ या फिर अदर बड़े बड़े बिल्डर हैं जिनका काम है बिल्डिंग को बनाना और बेचना। वो क्या किए, बिल्डिंग को बनाए हैं और पूरा प्रॉपर्टी तो एक साथ में सेल आउट होता नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी अनसोल्ड रहते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड, उसे हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ये अनसोल्ड कब होगा, जब कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डर को मिल गया है, बिल्डिंग पूरा कंप्लीट है और उसके बाद कोई प्रॉपर्टी अनसोल्ड है तो वो आपका स्टॉक इन ट्रेड होगा। क्या कहा गया है, छूट दिया गया बिल्डर को, ये कहा गया है कि 2 साल तक वो जो स्टॉक इन ट्रेड है उसके एनुअल वैल्यू में जीरो मानूंगा। समझ में आया, 2 साल तक ये यदि आपका प्रॉपर्टी बिका नहीं है और नहीं रेंट पर चढ़ा तो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर 2 ईयर्स बिकम जीरो, वो आपका नील ही होता है। ठीक है, एक बात और कि ये जो इसमें मैंने क्या कहा था, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या टैक्सेबल होता है, आपने यदि किसी को भाड़ा दिया है तो वो आपका लेट आउट में आ जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। मान लीजिए आप उस प्रॉपर्टी पर खुद ही बिजनेस कर रहे हो तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। आई थिंक इस पॉइंट को मैंने थोड़ा देर पहले कवर किया था। अब मान लीजिए मेरा बिजनेस है कि मैं प्रॉपर्टी को एक्वायर करता हूं और उसको भाड़े पर लगाता हूं। मेरा बिजनेस ही है कि मैं रेंटिंग का बिजनेस में करता हूं। मेरा काम है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक्वायर करता हूं और उसको भाड़े पर देता हूं, रेंटल प्रॉपर्टी को एक्वायर करता हूं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को उसको भाड़े पर देता हूं। मेरा बिजनेस है भाड़ा पर देना। उस केस में जो इनकम आएगा, क्या वो इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर में आएगा? क्या वो इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर में आएगा? आप कमेंट में मुझे बताइए। नहीं, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आएगा। एक चेन्नई प्रॉपर्टीज का केस था, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसका काम ही है रेंटिंग करना, भाड़ा पर चढ़ाना, उसका मेन बिजनेस है कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करके भाड़े पर देता है, उस केस में जो उसके इनकम होगा वो बिजनेस इनकम होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आएगा। क्लियर है बाबू? मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। एक कंसेप्ट है कंपोजिट रेंट का। कंपोजिट रेंट क्या होता है, मान लीजिए मुझे घर भाड़े पर मिला है, घर के साथ में फर्नीचर्स है, घर के साथ में एसी है, लिफ्ट है, जिम है, स्विमिंग पूल है, क्लब है, पार्किंग है, सो मेनी थिंग्स। इतने सारे चीज मुझको रेंट पर मिला है। उसमें क्या है, प्रॉपर्टी का रेंट है 10,000 और बाकी अदर एम्यूनिटीज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 8,000, टोटल रेंट इज 18,000। तो इस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में क्या आएगा, जो आपका रेंट है, जो घर के लिए रेंट है 10,000 रुपीज, वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होगा। और जो अदर एम्यूनिटीज के लिए है, जो स्विमिंग पूल के लिए, जिम के लिए, क्लब के लिए, पार्किंग के लिए, फर्नीचर्स के लिए, एसी के लिए है, ये सारे के साथ जो अदर एम्यूनिटीज के लिए जो चार्ज लिया जा रहा है, वो अदर एम्यूनिटीज का चार्ज आपका आइदर बिजनेस इनकम होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगा। समझ गए? कितने बार लेटिंग ऐसे होते हैं जो इनसेपरेबल होते हैं, मान लीजिए उसमें अदर थिंग्स देना कंपलसरी है, जैसे कोई यदि सिनेमा हॉल को रेंट दे रहा है, या कोई यदि शादी के हाउस को, मंडप को रेंट दे रहा है, या कोई आपका लेक्चरर हॉल को रेंट दे रहा है, उस केस में क्या है, उस हॉल के साथ में फर्नीचर फिक्स रहेगा। आप यदि किसी को सिनेमा हॉल रेंट पर दोगे, उसके साथ में स्क्रीन, जो उसके बैठने वाले अरेंजमेंट होते हैं वो, और बाकी अदर मटेरियल्स, जो अदर एम्यूनिटीज रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। तो
इस केस में क्या होगा, जब कहीं भी ऐसा रेंट मिलता है जो प्रॉपर्टी के साथ में और बहुत कुछ मिला हुआ है और उसको सेपरेट करने पर वो रेंट नहीं लगेगा, उस केस में उस प्रॉपर्टी का जो इनकम होगा उसको हम लोग चार्ज करेंगे बिजनेस इनकम के रूप में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रूप में। समझ गए? हाँ, तो एक पॉइंट है एरिया रेंट का। क्या होता है कि कितने बार प्रॉपर्टी बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस है या फिर जो आपका शोरूम सब हो गया उसको दिया गया, उसमें ऐसा एग्रीमेंट है कि रेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ रिवीजन होता है। तो सपोज करो रेंट रिवाइज हो गया और लास्ट ईयर से वो रेंट रिवाइज हुआ, तो लास्ट ईयर का जो कुछ एक्सेस रेंट इस साल मुझको मिला, तो इसे हम कहते हैं एरिया रेंट। तो उस एरिया रेंट का क्या इंप्लीकेशन होगा, जब कभी भी एरिया रेंट मिलेगा तो एरिया रेंट सेक्शन 25 में कवर होता है। और याद कीजिए कि नॉर्मल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ग्रॉस एनुअल नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग 30% लेस करते हैं 24A में। वैसे ही जो एरिया रेंट मिलता है, एरिया रेंट से मैं सेक्शन 25A सब सेक्शन 2 से 30% लेस होता है। समझ गए? तो जो आपका डिफरेंस बचेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। एरिया रेंट लेस सेक्शन 20 लेस 30% अंडर सेक्शन 25A सब सेक्शन 2। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मेरा पीछे मिस हो गया था कि मान लीजिए आपने लोन लिया था, लोन लेके आपने प्रॉपर्टी को बाई किया, तो आजकल क्या होते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को आप लोग बाई करते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाई करते हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपने लोन लिया आज और आपको प्रॉपर्टी मिलेगी 3 साल के बाद, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो लोन आपने आज लिया है तो और जब आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया उससे पहले का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपका आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कब से शुरू होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कमेंसेस ऑन डेट ऑफ बोरोइंग, जिस दिन आपने लोन लिया था, एंड एंडिंग ऑन, और खत्म कब होता है 31 मार्च इमीडिएटली बिफोर द completion of the construction or date of repayment of loan whichever is lower। मतलब क्या हुआ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट स्टार्ट कब से होगा, जिस दिन आपने लोन लिया है और 31 मार्च से। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ अगस्त 25 में, तो ये आपका 31 मार्च 25 आएगा। या यदि आपने लोन पहले पे किया, लोन यदि आपने जनवरी 25 में पे कर दिया तो आपका जनवरी 25 आ जाएगा। इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा, इस पीरियड का इंटरेस्ट निकाल के हम इस पीरियड का इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम करेंगे। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 24B में क्लेम किया जाएगा। ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब से होगा, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया उस दिन से ये 1/5 करके हम लोग क्लेम करना शुरू करेंगे फॉर 5 ईयर। अच्छा, एक बात ये आती है जो को ऑनर, सपोज कीजिए 2 भाई ने मिलकर प्रॉपर्टी को बाई किया या हस्बैंड वाइफ मिलकर प्रॉपर्टी को बाई किए, को ऑनर है, उस केस में ये जो बेनिफिट है वो कितना मिलेगा। को ऑनर वाले केस में जो इंडिविजुअल बेनिफिट है वो जैसे 24B में को ऑनर वाले केस में प्रॉपर्टी को सपोज 50% का को ऑनरशिप है तो जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा उसको 50% डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो 24B का बेनिफिट है वो सेपरेटली बोथ को ऑनर को मिलेगा। मतलब ईच को ऑनर कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ 2,30,000 इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए मेरा लोन था 3 लाख रुपए का और 2 भाई के बीच में, तो 1.5 एंड 1.5 दोनों को मिलेगा। यदि सिंपल एक ही ऑनरशिप में रहता तो टोटल मुझको 2 लाख का ही लिमिट मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, लेटर में कोई लिमिट ही नहीं है। समझ गए? आई थिंक ये को ऑनर का पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को इस को ऑनर वाले पॉइंट में डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, आई विल मेक इट क्लियर। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा छूट मिलता है 80EE में। 80EE में सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। किस लिए किया गया था कि इन द ईयर 1617 लोग प्रॉपर्टी को बाई कर नहीं रहे, इंडिया में प्रॉपर्टी सेल हो नहीं रहा है,
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक बूस्ट किया, एक इंसेंटिव दिया उन सभी होम बायर्स को जो उस पीरियड में, जो इन द ईयर 16-17 में, जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में जो कोई भी प्रॉपर्टी बाई करेगा कुछ कंडीशंस के साथ में। पहला कंडीशन ये है, जो आपका लोन होना चाहिए वो लोन 35 लाख से कम का होना चाहिए। दूसरा ये है, जो प्रॉपर्टी का जो स्टाम्प वैल्यू होना चाहिए वो 50 लाख से कम का होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, जब आपने अप्लाई किया था लोन के लिए, उस समय आपके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यदि आप तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन का छूट 24B में मिलता है। इसके अलावा 24B में सपोज कीजिए आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीज तक है, और आपका यदि इंटरेस्ट लोन 3 लाख रुपीज का है, ठीक है, तो 2 लाख तो वहां मिल जाएगा। और 80EE में मैक्सिमम छूट 50,000 का मिलेगा एबव टू 24B। मैं फिर से बोल रहा हूं, 80EE में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो 50,000 रुपीज का मिलेगा एबव टू 24B। जितना आपने 24B में क्लेम कर लिया था, यदि वो पूरा एडजस्ट नहीं हुआ तो जो डिफरेंस बचा वो 50,000 इस केस में आ जाएगा। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी लेट आउट ही है, तो लेट आउट वाले केस में क्या होता है, 2 लाख ही जो होता है वो हमारे अदर इनकम से सेटअप होते हैं। तो आप यदि ऐसा देखोगे कि आपका टोटल आपका लॉस 3 लाख रुपया का हो रहा है, ये बात की बात है 1 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि लॉस 1 लाख का मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूं, तो आप 24B में आप 2 लाख ही क्लेम कीजिए या 2.5 लाख क्लेम कीजिए, 2 लाख एडजस्ट कर लीजिए, 50,000 कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, या फिर 80EE में एक्स्ट्रा जो 50,000 तक मैक्सिमम आप ले सकते हो वो आप ले लीजिए। तो 80EE एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बट ये बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसने लोन लिया था 16-17 में। एक और बात, गवर्नमेंट ने फिर से देखा कि मार्केट में क्राइसिस है और 80EE लेके आया, क्योंकि 80EE तो ऑलरेडी 16-17 वाले पे कंटिन्यू था। 80EE लेके आया, उसमें ये कहा गया कि आप यदि लोन लोगे 1499 से लेकर 14/2019 से लेकर 31 मार्च 2022, 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक, इसके बीच में यदि आप लोन लेते हो प्रॉपर्टी को बाई करने के लिए कुछ कंडीशन के साथ में। क्या कंडीशन? पहला कंडीशन ये है कि जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगा वो 45 लाख रुपीज से कम होगा। और कुछ लोग ऐसे थे जिसके 80EE मिस हो गया था, गवर्नमेंट ने उसको फिर से बेनिफिट दिया, तो भाई इस बार आप ले लो घर, उस बार आपसे छूट गया था, इस बार आप घर ले लो। तो क्या कहा गया, जो आपको लोन कब लेना पड़ेगा, 2019 से 2022 के बीच में। और क्या प्रॉपर्टी का जो स्टाम्प वैल्यू है वो 45 लाख से कम का होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, उस समय में आपके पास और कोई प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो 80EE में एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता था एबव टू 24B 50,000 का, और 80EE में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख का इन एबव टू ₹24B। मतलब जो भी 24B का एग्जॉस्ट होने के बाद जो आपका बच जाएगा वो आपको 80EE में मिल जाएगा। और कितना मिलेगा? 1.5 लाख का मिलेगा। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर। अच्छा, ये जो 80EE और 80EE है, इसका बेनिफिट आपको सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलेगा। न्यू रिजीम में 80EE और 80EE का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आप पे कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। I love to read your comment and give reply on that. Thank you friends. Thank you very much.